उस एक खबर के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल 400 रुपए से ज़्यादा महंगा हो जाता है। की कीमत बढ़ाकर 458 रुपए 40 पैसे फी लीटर कर दी गई है। महंगाई आसमान को छूने लगती है और अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री भी बेबस फील करता है। और ये सब होता है सिर्फ एक 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते की वजह से। Iran's Revolutionary Guards Corps says the Strait of Hormuz is now closed. Now, अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे इतने बम बरसाए कि दुनिया को लगने लगा कि ईरान अभी ख़त्म होने वाला है या फिर ईरान हार मान जाएगा। लेकिन 72 घंटों के अंदर ही अंदर ईरान ने कुछ ऐसा स्टेप लिया जिसे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। Navy, from now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice. दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस रोक दिए, कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। ऑयल की प्राइसेस सिर्फ कुछ दिनों में 75% ऊपर चली गई और पाकिस्तान में एक ही रात में पेट्रोल 55 रुपये महंगा हुआ और ये था हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे हाइक। और ये सब ईरान ने किसी न्यूक्लियर वेपन से नहीं किया, बल्कि ईरान ने एक 33 किलोमीटर चौड़े समुद्री रास्ते को बंद किया जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। दुनिया की इकोनॉमी एक 33 किलोमीटर चौड़े रास्ते पे इतना डिपेंड क्यों करती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद ईरान का दूसरा ऐसा कार्ड क्या हो सकता है जो अमेरिका, इजराइल और उनके एलाइज को परेशान करे। और आखिर में ये भी जानेंगे क्या इस समुद्री रास्ते का कोई अल्टरनेटिव है। क्या ज़मीन के रास्ते से ये तेल गुजारा जा सकता है ट्रक्स, ट्रेन और पाइपलाइन के ज़रिए। ईरान और ओमान के बीच में इस 33 किलोमीटर के रास्ते को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है और यहाँ से गुजरता है दुनिया का कुछ कीमती सामान। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2025 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से रोज़ाना 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल गुजरता है। और सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, 2024 में हॉर्मुज़ से गुजरने वाला ऑयल दुनिया के टोटल सी बोर्न ऑयल के ट्रेड का 1/4 हिस्सा था और दुनिया की पूरी ऑयल कंजम्पशन का 20% था। और इसके साथ साथ दुनिया का 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG भी यहाँ से गुजरता था जो मोस्टली कतर से आता था। अब सोचिए सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन, कुवैत, कतर, इराक, इन सब का ऑयल यहीं से गुजरता था। और इनमें से इराक, कुवैत, कतर और बहरीन के पास हॉर्मुज़ के अलावा कोई और अल्टरनेटिव भी नहीं था। 2024 में हॉर्मुज़ से गुजरने वाला 84% क्रूड ऑयल एशियन कंट्रीज की तरफ जाता था, जैसे चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। और ये 4 कंट्री सिर्फ अकेले में ही 69% हॉर्मुज़ का तेल खरीदते थे। इसका मतलब अगर हॉर्मुज़ बंद हो जाए तो सबसे पहले तकलीफ इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, इन जैसी कंट्रीज को होगा। लेकिन एक बात ये भी है कि हॉर्मुज़ से सिर्फ 20% ऑयल निकलता है, बाकी 80% का तो कोई और रास्ता है। तो आखिरकार 20% की वजह से बाकी तेल दुनिया का क्यों महंगा हो गया है। और इसका रीज़न ये है कि दुनिया में डेली 100 मिलियन बैरल्स ऑयल यूज़ होता है। तो अगर 100 मिलियन बैरल से 20 मिलियन बैरल्स यानी कि 20% हटा भी दें तो 80 मिलियन बैरल्स अभी भी रहते हैं, लेकिन डिमांड अभी भी वही 100 मिलियन बैरल्स का है। ऑयल का मार्केट लास्ट अवेलेबल बैरल की प्राइस पे चलता है। तो अगर 20 मिलियन बैरल्स नहीं है तो बाकी 80 मिलियन बैरल्स को हासिल करने के लिए उससे ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। ऑयल की प्राइस लास्ट बैरल पे सेट होती है, एवरेज पे नहीं। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। सोचिए दुनिया को डिमांड 100 मिलियन बैरल्स की है और दुनिया के सब जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उन सब के कॉस्ट अलग अलग है। मतलब वो अलग अलग कॉस्ट पे अपना ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि पहले 20 मिलियन बैरल जो है वो सबसे सस्ता होता है, जो सऊदी से आता है। ये इजी ऑयल होता है और इसका कॉस्ट होता है $20 से $30 पर बैरल। बाकी जो 30 मिलियन बैरल्स आता है वो मीडियम रेंज में होता है, मतलब वो नॉर्मल जमीन पे होता है। उसका कॉस्ट सस्ते वाले से थोड़ा ज्यादा होता है। उसका कॉस्ट पर बैरल होता है $40 से $50। इसके बाद आता है बाकी 50 मिलियन बैरल ऑयल जो सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है और इसका निकालने का कॉस्ट पर बैरल लगभग $70 से $90 प्लस होता है। तो अगर सिर्फ 20 मिलियन बैरल्स की जरूरत होती दुनिया को तो ये ऑयल $30 से $35 पर बैरल के हिसाब से पड़ता। और ये सबसे ज्यादा सस्ते जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर मार्केट की डिमांड 100 मिलियन बैरल्स है तो उसको वो लास्ट 50 मिलियन बैरल्स भी चाहिए होंगे जो कॉस्ट करते हैं $70 से $90 के बीच में।
और इसीलिए फाइनल जो मार्केट की प्राइस है वो उसी लास्ट वाले बैरल के प्राइस पे सेट हो जाती है। जो लास्ट 50 मिलियन बैरल्स का जो प्राइस था, उसका जो कॉस्ट था उसी के हिसाब से सेट हो जाता है, यानी कि 70 से 90 डॉलर के बीच में। ऐसा क्यों होता है? 20 मिलियन बैरल जो है वो तो सिर्फ $20 या $30 पर बैरल की कॉस्ट पे प्रोड्यूस होता है, तो उसको 90 या $80 पर बैरल के कॉस्ट पे क्यों भेजा? इसकी वजह यह है कि मार्केट में जो फ्री बायर्स होते हैं उनको ऑयल सिर्फ एक ही प्राइस पे मिलता है, यानी कि यूनिफॉर्म प्राइस पे मिलता है सारे बायर्स को। और हर जो सेलर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, वो ऑयल उसी रेट पे सेल करेगा जो मार्केट ने सेट की होगी। मतलब अगर जो पहले 20 मिलियन बैरल्स वाले जो सस्ते में प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑयल, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और जो लास्ट 50 मिलियन बैरल्स वाले हैं उनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो शॉर्ट में ये है कि जो प्राइस होगी ऑयल की वो लास्ट बैरल पे सेट होगी। मतलब दुनिया के डिमांड को पूरा करने के लिए जो लास्ट 50 मिलियन बैरल्स है वो भी चाहिए होंगे, उन्हीं के प्राइस पे हमारे पास सेट होगा जो ऑयल की प्राइस है पर बैरल के हिसाब से। इसीलिए जब लो कॉस्ट वाले ऑयल जो है ख़त्म हो जाते हैं, तो जो ऑयल सस्ता कॉस्ट करता है वो अगर किसी तरह से बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो बाकी जो ऑयल होगा उनकी कीमतों में बहुत ही जल्दी इजाफा देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद एक और सवाल ज़हन में आता है, क्या इसका कोई अल्टरनेटिव है? क्या ऑयल को किसी और रास्ते से नहीं गुजार सकते? क्या ज़मीन का रास्ता ऑयल के लिए बेहतर नहीं रहेगा? आइए ये भी समझाता हूँ आपको। जब भी हुर्मुज़ की बात आती है, लोग कहते हैं कि पाइपलाइंस बना दो, ज़मीन के रास्ते से ऑयल भेजो, समुंदर की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन ये बात सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, प्रैक्टिकली इसको करना इतना आसान नहीं, इम्पॉसिबल भी नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है। देखते हैं कि ये अल्टरनेटिव काम करते हैं। पहले सऊदी अरेबिया का ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, ये 1200 किलोमीटर का लंबा पाइपलाइन सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न प्रोविंस से रेड सी के यनबू पोर्ट तक जाता है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 से 7 मिलियन बैरल्स पर डे है। और ये इसी वजह से ही बनाया गया था कि अगर हुर्मुज़ किसी तरीके से बंद हो जाए तो सऊदी अरेबिया अपना ऑयल निकाल सके। दूसरा है यूएई का हबशान फुजेरा पाइपलाइन, ये 380 किलोमीटर का पाइपलाइन अबू धाबी के ऑयल फील्ड से फुजेरा पोर्ट तक जाता है, जो गल्फ ऑफ ओमान पर है, यानी कि हुर्मुज़ से बाहर, और इसकी कैपेसिटी है 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे। तीसरा है इराक का किरकुक चीरान पाइपलाइन। इराक का ये पाइपलाइन तुर्की के मेडिटेरियन पोर्ट चियान तक जाता है, और इसकी थ्योरेटिकल कैपेसिटी 1.6 मिलियन बैरल्स पर डे है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ये मोस्टली नॉर्दर्न इराक के लिए यूज होता है और ज़्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से बंद रहता है। लेकिन अगर इन सबको मिला भी दिया जाए तो क्या हुर्मुज़ का जो अल्टरनेटिव है ये बन सकता है? नहीं, क्योंकि हुर्मुज़ से गुजरता है 20 मिलियन बैरल्स पर डे, और यहाँ से हमें मिलता है 9 बिलियन बैरल्स। अभी भी 11 मिलियन बैरल्स की कमी हो रही है, तो जो दुनिया की डिमांड है वो तो पूरी नहीं हुई, और इनको भी पाइपलाइन के जरिए से गुजारना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये तो सिर्फ नंबर्स है, असली मसला जो है वो और भी गहरा है। पहली बात, सऊदी और इमारात के जो पाइपलाइन है वो सिर्फ क्रूड ऑयल के लिए है, रिफाइंड प्रोडक्ट्स के लिए तो कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। और कतर का जो LNG है उसका तो कोई जमीनी रास्ता ही नहीं है, इसीलिए सब कुछ हुर्मुज़ से गुजरना लाजमी है। दूसरी बात, ये पाइपलाइन जमीन पर है और इनको ईरानियन मिसाइल या इसराइली मिसाइल से टारगेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। और तीसरी बात यह है कि जब पाइपलाइन बन रहे थे तो यही सोच के बनाया गया था कि अगर हुर्मुज़ बंद भी हो जाता है तो सिर्फ चंद हफ्तों के लिए ही बंद होगा। इस तरह फुल स्केल परमानेंट बाईपास का किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हुर्मुज़ का अभी तक बंद होना इकोनॉमिकली सेंस ही नहीं बनाता था। लेकिन अब जब असली में जरूरत आ गई तो जो पोर्ट्स बनाए गए थे उनकी कैपेसिटी भी कम पड़ने लगी, और जब यनबू पोर्ट से फुल कैपेसिटी के अंदर पेट्रोल को गुजारा गया तो वो सिर्फ 4.5 मिलियन बैरल्स ही पर डे ऑब्जर्व कर सका। पाइपलाइन से तो ज्यादा ऑयल आता था लेकिन पोर्ट से ज्यादा निकल ही नहीं पाता था। नतीजा, अगर 20 मिलियन बैरल्स में से 3.5 या 5.5 मिलियन बैरल्स पाइप्स के जरिए निकल भी जाए तो भी नेट शॉर्टफॉल 14 मिलियन से 16 मिलियन बैरल्स के बीच में ही रहता, और तब भी ये शॉर्टफॉल पूरी दुनिया महसूस करती। चौथी बात, और ये बात सबकी ज़हनों में सबसे ज़्यादा आती है, कि ऑयल को ट्रक्स के जरिए क्यों नहीं भेजा जाता। और ये बात भी सुनने में बहुत ज़्यादा आसान लगती है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करना नियर टू इम्पॉसिबल है। पहले वॉल्यूम समझो। 2025 में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से 20 मिलियन बैरल्स पर डे गुजरता है शिप्स के जरिए, टैंकर्स के जरिए। तकरीबन यहाँ से 130 टैंकर्स जो है वो रोजाना गुजरते थे, और एक बड़ा VLCC टैंकर सिर्फ 1 या 2 मिलियन बैरल पर डे ही ले जाता है। तो अगर ये सारा ऑयल
ट्रक्स के जरिए भेजना होगा, तो इसके लिए कितने ट्रक्स लगेंगे? कैलकुलेशंस के मुताबिक एक स्टैंडर्ड ऑयल जो ट्रक है वो एवरेज 200 बैरल्स की कैपेसिटी रखता है। मतलब एक स्टैंडर्ड ऑयल ट्रक में आप 200 बैरल्स एवरेज के हिसाब से ऑयल पर डे बेच सकते हो। तो अगर हमें 20 मिलियन बैरल्स भेजना होगा, यानी कि एक ट्रक में हमारे पास 200 बैरल्स आते हैं, तो अगर 20 मिलियन बैरल्स को 200 बैरल से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास 100,000 ट्रक्स लगेंगी। मतलब 1 लाख ट्रक्स हमें रोज़ाना चाहिए होंगे सिर्फ एक ही रूट से गुजरने के लिए, ऑयल को ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये सिर्फ एक तरफ का फ्लो है। मतलब अगर एक तरफ से जाना होगा तो हमें 1 लाख ट्रक्स की ज़रूरत होगी, और अगर इसको दोनों तरफ से चलाया जाए, दोनों रूट से चलाया जाए, तो तकरीबन 2 लाख ट्रक्स की ज़रूरत होगी पर डे। हर ट्रक को फ्यूल, मेंटेनेंस, ड्राइवर चाहिए, और एक ट्रक जो है वो एक दिन में अपना सफ़र कंप्लीट नहीं कर सकता, तो इससे ज़्यादा CO2 एक्स्ट्रा जनरेट होगा। और जो ट्रक है वो बहुत ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा डीजल कंज्यूम करता है। तो अगर वो ऑयल को ले जाएगा और ख़ुद ही ज़्यादा ऑयल खाएगा तो इसका कॉस्ट और भी बढ़ जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, इन ट्रक्स से वापस शिप्स में डालने के बाद और दूसरे कंट्रीज़ को पहुंचाने के बाद और भी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से ये नियर टू इम्पॉसिबल दिखता है ट्रक्स या ट्रेन्स के ज़रिए ऑयल को भेजना। इसीलिए हुर्मुज़ के अलावा अभी तक सऊदी या गल्फ़ कंट्रीज़ के पास ऐसा अल्टरनेटिव है ही नहीं जिससे वो तेल गुजार सके। इसके साथ हुर्मुज़ के अलावा एक और भी ऐसी क्रिटिकल जगह है जिसे ईरान ब्लॉक करके अपने एनिमीज़ को परेशान कर सकता है। डेकेड से ईरान ने एक नेटवर्क बनाया है जो सिर्फ अपने बॉर्डर्स के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे रीजन में ही उनको थोड़ा सा लेवरेज देता है। और ये नेटवर्क है हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज़ जैसे फाइटर ग्रुप्स। और इनके पास, हुतीज़ के पास एक ऐसा चेक पॉइंट है यमन में जिसको वो ईरान के कहने पे ब्लॉक करके रेड सी को मुकम्मल तौर पे बंद कर सकते हैं। और इस स्ट्रेट को कहा जाता है बाबुल मंदब। और अगर ये बंद हो जाए तो यूरोप की तरफ जाने वाले सारे सूज कनाल बंद हो जाएंगे। बाबुल मंदब सिर्फ 29 किलोमीटर लंबा है और ये अभी हुतीज़ के कंट्रोल में है। और ये जो स्ट्रेट है वो दुनिया के 12% ऑयल शिपमेंट का रास्ता है। और ये रास्ता एशिया से यूरोप जाने के लिए एक वाइटल कॉरिडोर है। यानी कि ईरान एक ही वक्त में कई फ्रंट से अमेरिका, इजराइल और उसके एलाइज पे प्रेशर डाल सकता है। और ईरान ने ये बात डेकेड्स पहले समझाई थी कि अगर तुम दुनिया के 20% ऑयल के सप्लाई के रास्ते पे बैठे हो तो तुम्हारे पास एक ऐसी ताकत है जो मिसाइल से भी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, और वो है इकोनॉमिक फियर। ईरान इससे पहले हुर्मुज़ को एक थ्रेट की तरह यूज़ करता था। वो अपने एनिमीज़ को इस बात से डराता था कि वो हुर्मुज़ बंद कर देगा। इससे एक चीज़ सामने आती है, एक मुल्क जिसकी टोटल GDP $400 बिलियन है, वो दुनिया के $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी को रोक के बैठा है।